Let's improve English. माहिर हो जाना, मुंह खुला का खुला रह जाना, किसी की करतूतों का पता चल जाना, इस तरह की बातों की इंग्लिश आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो ये रहा आपका पहला सेंटेंस। तुम उस काम में माहिर हो गए हो। कई बार हमें किसी को ऐसा बताना होता है ना, यार तुम तो बड़े अच्छे से सीख गए उस काम को, माहिर हो गए उस काम में, तो हम कह सकते हैं यू हैव मास्टर्ड इट। सो इफ यू मास्टर समथिंग, सो अगर आपने किसी चीज को मास्टर कर लिया है, इसका मतलब आप उस काम में माहिर हो गए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैव और मास्टर की थर्ड फॉर्म मास्टर्ड। यू हैव मास्टर्ड इट, यानी तुमने तो उस काम में महारत हासिल कर ली है, माहिर हो गए उस काम में। आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि आप भी इंग्लिश को मास्टर कर लेंगे अगर आप लेट्स इंप्रूव इंग्लिश की वीडियोस को रेगुलरली देखते रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। तो ये हुआ था। अब जैसे कई बार आपको बताना होता है ना किसी को कि ये हुआ था, तब आप शुरुआत करते हो ये कहने से, तो ये हुआ था, फिर आगे आप बताते हो कि क्या कहानी है। तो इसे आप कह सकते हैं हियर्स व्हाट हैपेंड, और आगे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब आगे आप अपनी बात बताएंगे कि क्या हुआ था। हेयर इज, ये एक्चुअली में हेयर इज की शॉर्ट फॉर्म है। हेयर्स व्हाट हैपेंड यानी कि तो ये हुआ था, हेयर्स व्हाट हैपेंड यानी कि तो ये हुआ था, फिर आगे आप अपनी बात कह सकते हैं। तुम हद से ज़्यादा झूठ मत बोला करो। जैसे किसी ने ना कुछ ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया है, हद से ज़्यादा झूठ बोलता है वो, तो उसे हम कह सकते हैं हद से ज़्यादा झूठ मत बोला करो। डोंट लाई बियॉन्ड द लिमिट्स। अब लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, हम उसे मना कर रहे हैं इसलिए हमने यूज़ किया डोंट का। डोंट लाई, और कैसे लाई मत करो, बियॉन्ड द लिमिट्स, यानी लिमिट्स के भी पार होके, हद पार करके लाई मत करो, यानी हद से ज़्यादा झूठ मत बोला करो। फिर कभी आऊँगा, हम कई बार बोलते हैं ना, कोई हमें बुलाता है कि आ जाओ घर पे चलो चाय कॉफ़ी पी लो, हम कहते हैं नहीं नहीं फिर कभी आऊँगा। इसे कह सकते हैं आई विल कम सम अदर टाइम। आई विल कम सम अदर टाइम। तो सम अदर टाइम का मतलब होता है किसी और टाइम, यानी फिर कभी। आई विल कम सम अदर टाइम यानी कि ये जो टाइम है ये फ्यूचर में कभी आएगा, पर ये इनडेफिनेट है, पता नहीं कब, लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में। बाहर इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं होती। कई बार हमें ऐसा बोलना होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है जब, तब हम कह सकते हैं इट इज़ अनबेरेबली हॉट आउटसाइड। यहाँ पर मैंने सिंपली एक एडवर्ब का यूज़ कर लिया, अनबेरेबली, यानी कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा है ना जो बर्दाश्त नहीं होती है, यानी कि बाहर हॉट है, यानी बाहर गर्मी है। इट इज़ हॉट आउटसाइड, और कैसा हॉट है, अनबेरेबली हॉट, यानी बहुत ज़्यादा हॉट, इतना हॉट कि बर्दाश्त नहीं होता। बाहर इतनी गर्मी है कि सहने नहीं की जाती। मेरे खाना खाने तक का इंतज़ार तो करो। जैसे कि सब मिलके बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने और आप उसी टाइम खाना खाने लग गए, तो आप कहते हो ना, अरे मेरे खाना खाने तक का तो इंतज़ार कर लो फिर चले जाना। तो कैसे कह सकते हैं, वेट फॉर मी टू फिनिश ईटिंग। वेट फॉर मी यानी मेरा इंतज़ार करो, क्या करने का, टू फिनिश ईटिंग, कि मैं अपना खाना तो ख़त्म कर लूँ तब चलेंगे। अब यहाँ पर आप इस सेंटेंस में अलग अलग बातें कह सकते हैं, अलग अलग तरह की बातों को कहने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में। वेट फॉर मी टू डू समथिंग यानी मेरा कुछ ऐसा करने का इंतज़ार करो, जैसे मैंने इंतज़ार किया उसका अपना काम पूरा करने का। आई वेटेड फॉर हिम टू कंप्लीट हिज वर्क। सो वेट फॉर समबडी टू डू समथिंग, दैट मीन्स कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई एक काम ख़त्म कर ले और फिर आपको जो भी आपको करना है उस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो वेट फॉर समबडी टू डू समथिंग। तुम्हारे कमरे से इतना तेज़ शोर क्यों आ रहा है, इतना तेज शोर क्यों आ रहा है, किसी को हम कह रहे हैं, कहेंगे वाई इज सच अ लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम योर रूम। वाई यानी क्यों, हेल्पिंग वर्ब इज सच अ लाउड नॉइज यानी इतना लाउड नॉइस, इतनी तेज आवाज़, इतना तेज शोर। कमिंग क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए कम नहीं कमिंग, कमिंग के साथ फ्रॉम, फ्रॉम योर रूम यानी तुम्हारे कमरे से, फ्रॉम योर रूम तुम्हारे कमरे से। वाई इज सच अ लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम योर रूम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बैग को घसीटो मत, ढंग से लाओ। जैसे हमने बोला कि बैग लेकर आओ, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, फिर बच्चे वो घसीट घसीट के लाते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं, कहेंगे डोंट ड्रैग द बैग, ब्रिंग इट प्रॉपरली, या फिर ब्रिंग इट इन अ नाइस मैनर। अब ड्रैग का मतलब किसी चीज़ को खींचना घसीटना होता है, हम मना कर रहे हैं इसलिए हमने डोंट का यूज़ किया। डोंट ड्रैग, और किसे ड्रैग मत करो, बैग को। डोंट ड्रैग द बैग, फिर कॉमा लगा के ब्रिंग इट, उसे लेकर आओ, प्रॉपरली यानी अच्छे से, ढंग से, या हम कह सकते हैं इन अ नाइस मैनर। यहाँ पर क्या मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखो प्रॉपरली एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा है, ब्रिंग के बारे में, यानी इसे ब्रिंग करो। कैसे ब्रिंग करो,
प्रॉपरली, अच्छे से लाओ। लेकिन मैंने यहाँ पर ये ऑब्लिक लगा के लिख दिया इन अ नाइस मैनर। ये वाली बात ये क्या काम कर रही है? ये भी तो एक एडवर्ब का ही काम कर रही है। इसे कैसे ब्रिंग करना है? इन अ नाइस मैनर, एडवर्ब का ही काम कर रही है। लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड है। ऐसे को ना हम एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि एक एडवर्ब का काम कर रही है लेकिन मोर देन वन वर्ड है, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो आप इसको एडवर्ब लगा के भी कह सकते हैं और एडवर्ब फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं इस बात को कहने में। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। होता है ना कई बार ऐसा, हम ऐसे बोलते हैं कि वो तो चौंक गया एकदम अमेजमेंट में ना, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। His mouth remained wide open in amazement, यानी कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गया वो उस चीज़ में, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वाइड ओपन यानी कि खुला का खुला रह गया मुंह। रिमेन मतलब रह जाना, सिंपल पास्ट इसलिए सेकंड फॉर्म। His mouth remained wide open in amazement, यानी कि चौंक के तो ना उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने बहुत बहस करनी शुरू कर दी है। You have begun arguing too much। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगन। सो बिगन यानी शुरू कर दिया है तुमने। क्या शुरू कर दिया है? आर्ग्यू करना। और कैसे शुरू कर दिया है? टू मच, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लग गए हो। पूरे शहर को पता है तेरी करतूतों के बारे में, ऐसा कई बार बोलते हैं हम। अब इसमें हम क्या कहें? अब देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, एकदम हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सेंस को समझना है और कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा फ्रेज ढूंढना है इंग्लिश में जो उसके इक्विवेलेंट हो और वही मतलब उसका भी निकल रहा हो। तो हम कह सकते हैं द होल सिटी नोज अबाउट योर रॉन्ग डूइंग्स। तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग डूइंग्स को सुटेबल समझा। किसी के रॉन्ग डूइंग्स का मतलब है किसी के बुरे काम जो उसने गलत किया है। सो योर रॉन्ग डूइंग्स हिंदी में हम कह सकते हैं तेरी करतूतें, यानी तेरे जो ये कारनामे हैं, ऐसे भी बोलते हैं ना। द होल सिटी यानी कि पूरा शहर, नोज जानता है। यहाँ पर एस क्यों आया है? क्योंकि ये नो है, यहाँ पर ये होल सिटी सिंगुलर नाउन है। तो सिटी को देखते हुए नो में हमने एस लगाया है यहाँ पर। और क्या जानता है? अबाउट योर रॉन्ग डूइंग्स, तेरे रॉन्ग डूइंग्स के बारे में, करतूतों के बारे में, कारनामों के बारे में। वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। सिंपल है, शी वोंट बिट्रे यू। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया बिट्रे, जिसका मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। और ये वोंट क्या है एक्चुअली में? ये एक्चुअली में विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। विल नॉट को ही हम वोंट बोलते हैं। शी वोंट बिट्रे यू, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जैसे किसी चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी पर अब वो भगवान की दया से हो गया है, लेकिन हम कह रहे हैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस बात की। तो हम कैसे कह सकते हैं? देयर वॉज एब्सोल्युटली नो होप। नो होप मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एब्सोल्युटली क्या बता रहा है? कि बिल्कुल भी नहीं थी। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो होप। तूने तो मेरा ध्यान ही नहीं किया और सारे बिस्कुट खा गया। अब कई बार ऐसा होता है ना कि शेयर करके खाना पीना होता है, कुछ ना कुछ, कोई ध्यान ही नहीं करता, वो सारे खा जाता है। इसे हम कहेंगे इट वॉजेंट वेरी कंसिडरेट ऑफ यू टू ईट ऑल द बिस्किट्स। यहाँ पर कंसिडरेट होने का मतलब होता है किसी दूसरे के बारे में भी सोचना, किसी दूसरे का ध्यान रखने वाला जो होता है, दूसरे की विशेष का, दूसरे की जो परवाह करने वाला होता है ना, उसको कंसिडरेट कहते हैं। इट वॉजेंट वेरी कंसिडरेट ऑफ यू टू ईट ऑल द बिस्किट्स। मैं भी छोड़ूंगा थोड़ी, अगली बार सारे बिस्किट मैं खा जाऊंगा। तो यहाँ पर कंसिडरेट होने का मतलब होता है किसी और के बारे में भी सोचना। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, हम एक्चुअली ना हिंदी में बिस्कुट बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जबकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। बिस्कुट नहीं, वो एक्चुअली में बिस्किट होता है। तो आप भी आदत डालिए बिस्किट बोलने की, और हो सकता है आप पहले से ही बिस्किट बोलते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। इट वॉजेंट वेरी कंसिडरेट ऑफ यू टू ईट ऑल द बिस्किट्स। देखिए कंसिडरेट का मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। वो हमेशा सबका ध्यान रखता है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ वेरी कंसिडरेट। सो कंसिडरेट किसे बोलते हैं? जो दूसरों का ध्यान रखता है, उसे बोलते हैं कंसिडरेट। मैंने उसके एहसान के बदले उसका सारा काम कर दिया। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो हम भी सोचते हैं नहीं यार, अब मुझे भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब हम कहते हैं कि एहसान उतार देते हैं या एहसान के बदले कुछ कर देते हैं। आई डिड ऑल हिज वर्क टू रिटर्न द फेवर। तो इंग्लिश में एक ईडियम है रिटर्न द फेवर। इसका मतलब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया और बदले में आपने भी उसके लिए कुछ अच्छा किया। सो आई डिड, सिंपल पास्ट है, डू की सेकंड फॉर्म डिड। ऑल हिज वर्क यानी उसका सारा काम क्या करने के लिए किया मैंने? टू रिटर्न द फेवर, यानी एहसान को वापस करने के लिए, यानी कि एहसान उतारने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया फिर हमने बदले में अच्छा कर दिया तो एहसान उतर गया। ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। किसी ने अगर हमारी हेल्प किया ना,
तो ये अच्छी बात है कि हमें बदले में उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, पर फिर भी उसके एहसान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए हमने दोबारा से वापस कुछ कर दिया और हम उसे भूल गए। कहीं ना कहीं उसने हमारी हेल्प ही की थी ना। तो चलिए उन सब बातों में नहीं पड़ते हैं। रिटर्न द फेवर का मीनिंग आप समझ गए होंगे। वो कुछ नहीं संभाल पाएगी, कुछ भी नहीं संभाल पाएगी। तुमने उसे वहाँ भेज दिया। शी वोंट बी एबल टू हैंडल एनीथिंग। अब यहाँ पर वोंट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म अभी अभी मैंने आपको बताया था। बी एबल टू डू समथिंग का मतलब होता है कुछ कर पाना। सो शी वोंट बी एबल यानी वो नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? हैंडल नहीं कर पाएगी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। यू डिडंट लिसन टू मी अटेंटिवली। तो यहाँ पर अटेंटिवली एक एडवर्ब है यानी कि ध्यान से। यू डिडंट लिसन टू मी यानी तुमने मेरी बात को नहीं सुना। अटेंटिवली यानी ध्यान से नहीं सुना। उसी ने फ़ोन करने की शुरुआत की थी। जैसे कोई किसी चीज़ को करने की शुरुआत करता है ना, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही टुक द इनिशिएटिव टू फोन मी। सो टेक द इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की पहल करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। आप देख रहे हैं ज़्यादातर सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस आते हैं क्योंकि हमने अपने डेली लाइफ में ज़्यादातर ऐसी बातें कहते हैं कि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो अब ऐसी जो बातें होती हैं उसमें सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं और उनके अंदर सेकंड फॉर्म्स का यूज़ होता है। ही टुक द इनिशिएटिव यानी उसी ने पहल की, उसी ने शुरुआत की। क्या करने की? टू फोन मी, मुझे फ़ोन करने की। अब देखिए फ़ोन एक नाउन होता है और फ़ोन इस सेंटेंस में एक वर्ब का काम कर रहा है। ही टुक द इनिशिएटिव टू फोन मी यानी मुझे फ़ोन करने की शुरुआत उसने की थी। अब इसका आप अलग अलग सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक एक सेंटेंस को रटना नहीं है जो मैं आपको बताता हूँ। उसके स्ट्रक्चर को और उसके तरीके को समझते हुए उस टाइप के और सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप इंग्लिश बोल भी सके अच्छे से। और अगर आपको राइटिंग करना पड़ता है तो वो भी आपकी बेटर हो सके। ही टुक द इनिशिएटिव टू फोन मी। So if you want to be able to speak English fluently, you need to take the initiative to practice every day and regularly. So friends, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।